कड़क बारिश के बीच रात के समय सड़क पर एक जीप एक बाइक का पीछा कर रही थी। बाइक पर दो लोग बैठे हुए थे। अचानक बाइक चलाने वाले ने बाइक कच्चे रास्ते की ओर मोड़ दी। बाइक के पीछे बैठी हुई लड़की बोली, अशोक, तुमने बाइक कच्चे रास्ते की ओर क्यों मोड़ दी? बाइक में तेल खत्म होने को है और पुलिस हमारे पीछे है निधि, इसीलिए मैंने बाइक को कच्चे रास्ते की ओर मोड़ लिया, क्योंकि पुलिस जीप को कच्चे रास्ते की ओर लेकर नहीं आएगी। तुम सही कह रहे हो। बारिश भी तेज है और रात भी हो चुकी है और यहाँ घने जंगल के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तभी अशोक की नजर एक बहुत पुराने बने हुए बंगले पर पड़ी। वो सामने देखो, एक बहुत पुराना बंगला बना हुआ है। आज रात हम इस बंगले के अंदर छुप जाते हैं और सुबह मनाली छोड़कर भाग जाएंगे। इतना बोलकर अशोक ने बाइक ठीक उस बंगले के सामने रोक दी। अशोक और निधि बाइक से नीचे उतर गए। दरअसल वो दोनों चोर थे और एक ज्वेलरी की दुकान पर ज्वेलरी चोरी करके भाग रहे थे कि तभी पुलिस उनके पीछे पड़ गई। लेकिन इस बंगले के बाहर तो जंग लगा हुआ ताला लगा है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर सालों से कोई नहीं रहता। तभी अशोक की नजर उस बंगले के एक कमरे की टूटी हुई खिड़की पर पड़ी। वो देखो निधि, सामने एक टूटी हुई खिड़की है, हम वहां से अंदर चलते हैं। अशोक और निधि टूटी हुई खिड़की के रास्ते से उस बंगले के अंदर गए। बंगले के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। अशोक ने टॉर्च निकालकर जैसे ही लाइट जलाई, अचानक उसके गले से एक जोरदार चीख निकल गई। क्या हुआ अशोक? तुम चीखे क्यों? अशोक कांपता हुआ निधि से बोला। मैंने जैसे ही टॉर्च जलाई तो मैंने देखा सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसकी आंखें जुगनू की तरह चमक रही थी। लगता है तुम पागल हो गए हो। लाओ टॉर्च मुझे दो। निधि ने अशोक के हाथ से टॉर्च ले ली, मगर जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, निधि के गले से भी एक जोरदार चीख निकल गई। सामने एक बूढ़ी औरत एक बहुत पुरानी चेयर पर बैठी हुई उन दोनों को देखकर हंस रही थी, जिसका चेहरा बेहद भयानक था। वेलकम टू माई होम, योर हॉरर ग्रैनीज होम। काफी सालों बाद कोई मेरे घर पर आया है। इतना बोलकर वो बूढ़ी भयानक औरत बिजली की रफ्तार से दोनों के बिल्कुल नजदीक आ गई। निधि और अशोक की चीखें उस बंगले के अंदर गूंज गई। इस घटना के 6 महीने बाद पूजा किचन में खाना बनाने में व्यस्त थी कि तभी उसका पति नकुल खुश होता हुआ किचन में आकर बोला। क्या कर रही हो पूजा? किचन में क्या किया जाता है नकुल? खाना बनाया जाता है। आज तुम खाना नहीं बनाओगी? क्यों? आज क्या तुम्हारा सबको भूखा मरवाने का प्लान है? आज हम सब बाहर डिनर करने चलेंगे। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। पूजा, मेरा ट्रांसफर हो गया है और वो भी मेरी मनपसंद जगह। तुम्हारा मतलब है ऊटी? ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं आज ही पैकिंग कर लेती हूँ और दिव्या और गोल्डी को भी बता देती हूँ। अगले दिन नकुल अपने परिवार के साथ ऊटी के जंगल के बीचों बीच बने हुए उस पुराने बंगले के बाहर खड़ा हुआ था। पापा, ये बंगला तो काफी पुराना मालूम पड़ता है। ये बंगला कितना पुराना है, अब ये तो हमें अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। पूजा, तुम कार से बैग निकाल लो। लेकिन तुमने तो कहा था कि हमें इस बंगले के बाहर इस बंगले का नौकर पहले ही मौजूद मिलेगा। बताया तो मुझे यही गया था, लेकिन यहाँ मुझे नजर तो कोई नहीं आ रहा। नकुल ने इतना कहा ही था। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। क्या तुम इस बंगले की देखभाल करते हो? हाँ साहब। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रामू है। इतना बोलकर रामू बैग लेकर उस बंगले के अंदर चला गया। बंगला अंदर से काफी पुराना था, लेकिन काफी सुंदर बना हुआ था।
आप सभी बहुत थके हुए मालूम पड़ते हैं। मैं आप सबके लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। रात को नकुल अपनी पत्नी पूजा के साथ एक कमरे में चला गया। गोल्डी दिव्या के साथ सो गया। करीब आधी रात के समय अचानक गोल्डी चौंक कर उठ गया। दीदी, दीदी उठो ना, देखो कोई अपने कमरे के बाहर टहल रहा है। सोने दो ना गोल्डी, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। उठो ना, अपने कमरे के बाहर कोई टहल रहा है। गोल्डी के बार बार उठाने पर दिव्या बिस्तर से उठकर बैठ गई। बैठते ही दिव्या के कानों में किसी की चहलकदमी की आवाज टकराई। दिव्या अपने रूम से बाहर निकल आई, मगर बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। तभी दिव्या की नजर एक बूढ़ी स्त्री पर पड़ी, जो कि उसकी ओर पीठ की हुई थी। कौन है आप? मगर उस बूढ़ी स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो तेजी से एक अनजान कमरे की ओर जाने लगी। मेरी बात का जवाब तो दीजिए, कौन है आप? इतना बोलकर दिव्या उस बूढ़ी स्त्री के पीछे पीछे जाने लगी। दिव्या ने देखा कि वो बूढ़ी स्त्री एक कमरे के अंदर घुस गई। दिव्या फुर्ती से उस कमरे में चली गई। आखिर कौन है आप और हमारे घर में क्या कर रही हैं? अचानक वो बूढ़ी स्त्री दिव्या की ओर पलट गई और उसका भयानक चेहरा देखकर दिव्या के गले से चीख निकल गई और वो बेहोश हो गई। दिव्या की चीख सुनकर नकुल और पूजा दौड़ते हुए वहाँ पर आ गए। क्या हुआ दिव्या? दिव्या! ये तो बेहोश हो गई पूजा, लेकिन आखिर ये इस कमरे के बाहर कर क्या रही है? और यहाँ का नौकर रामू भी मौजूद नहीं है। अजीब नौकर है जो रात के समय इस घर में सोता ही नहीं, बस दिन के समय ही आता है। अब दिव्या को उठाने में मेरी मदद करो, इसे इसके कमरे में लेकर चलते हैं। नकुल और पूजा दिव्या को उसके कमरे तक ले गए। दिव्या होश में आ गई। दिव्या, क्या हुआ था? तुम चीखी क्यों थी? मम्मी, यहाँ से जल्दी चलिए, इस घर में कोई है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं झूठ नहीं बोल रही पापा। कुछ देर पहले एक बूढ़ी औरत हाथ में डंडा लिए हुए इस घर में टहल रही थी। मैं उसका पीछा करते करते उसके कमरे तक चली गई और जैसे ही उसने पीछे पलटकर देखा तो उसका भयानक चेहरा देखकर मैं डर से बेहोश हो गई। बेवकूफ हो गई हो क्या? तुम हमें कमरे के अंदर बेहोश नहीं मिली, बल्कि कमरे के बाहर बेहोश मिली। तभी गोल्डी, जो कि बहुत डरा हुआ था, उसने अपने पापा की ओर देखकर कहा, पापा, दीदी सही बोल रही है। मैंने ही दीदी को उठाया था, मगर मैंने दीदी को ये नहीं बताया था कि मैंने चुपके से बाहर एक ग्रैनी जैसी दिखने वाली ओल्ड लेडी को टहलते हुए देखा था। बकवास बंद करो गोल्डी। कितनी बार कहा है कि YouTube पर उल्टे सीधे वीडियोस मत देखा करो। अगले दिन रामू आ गया। क्या हुआ साहब? आपके परिवार के चेहरे पर ये डर कैसा झलक रहा है? क्योंकि ये सब पागल हो गए हैं। ये मेरी बेटी दिव्या 17 साल की हो गई है, पर अभी भी इसे एक बूढ़ी ग्रैनी दिखाई देती है। पागल हो गए हैं ये सब। नकुल की बात सुनकर रामू का चेहरा डर से पीला पड़ गया। क्या आपकी बेटी ने उस ग्रैनी को देखा है? तभी गोल्डी रामू से बोला, कल रात मैंने भी देखा था। रामू नकुल से बोला, मेरा कहा मानिए साहब जी, अभी और इसी वक्त अपने परिवार को लेकर शहर चले जाइए। बकवास बंद करो। इस तरह से बातें करके बच्चों को और मत डराओ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आज मेरा ऑफिस का पहला दिन है और मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। साहब, इस पुराने बंगले के अंदर एक शैतान ग्रैनी का राज है। कहते हैं बरसों पहले ये बंगला उसी ने बनवाया था। वो रात के समय किसी भी अजनबी को अपने घर पर पसंद नहीं करती। उसने कल आपको चेतावनी दी है यहाँ से जाने की। आप अभी इसी समय यहाँ से चले जाइए। बकवास बंद करो रामू, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। नकुल अपनी कार से अपने ऑफिस चला गया। नकुल एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। ऑफिस में एक दूसरा फॉरेस्ट ऑफिसर एक इंस्पेक्टर के साथ था। नकुल को देखकर वो खुश होता हुआ बोला, आइए, लगता है
आप ही नकुल जी हैं। अपने ऑफिस में आपका स्वागत है। थैंक यू। ये इस इलाके के इंचार्ज इंस्पेक्टर सूरज हैं। अभी से इनसे जान पहचान बढ़ा लीजिए, आगे जाकर आपको इनकी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। नकुल मुस्कुराकर कुर्सी पर बैठ गया। अचानक इंस्पेक्टर नकुल से बोला, वैसे सरकार ने आपको कोई बंगला तो दिया होगा ना? हाँ दिया है ना। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर जंगल में जो पुराना बंगला है ना, वही दिया है। नकुल की बात सुनकर इंस्पेक्टर और उस ऑफिसर के चेहरे पर डर और दहशत के साए लहराने लगे। क्या हुआ? आप दोनों तो ऐसे डर गए जैसे कि मैंने किसी भूत बंगले का नाम ले लिया हो। देखो, मैं तुमसे कहना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो अभी और इसी वक्त उस बंगले को खाली कर दो। क्यों भाई, उस बंगले में ऐसा क्या है? उस बंगले में एक ग्रैनी की आत्मा रहती है। पहले मैं भी इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन 6 महीने पहले मैं 2 चोरों का पीछा कर रहा था। अचानक उन चोरों ने अपनी बाइक कच्चे रास्ते की ओर मोड़ ली और लापता हो गए। सुबह मुझे उन दोनों की बाइक उसी बंगले के बाहर खड़ी मिली जिस बंगले में तुम रुके हुए हो। हमने बंगले के अंदर छानबीन की तो हमें उन दोनों की लाशें बहुत बुरी अवस्था में मिली। उनके शरीर से खून की एक एक बूंद तक निचोड़ ली गई थी। वो बंगला बहुत पुराना है। कहते हैं कि उस बंगले में आज से 100 वर्ष पूर्व एक अंग्रेज अपने परिवार के साथ रहा करता था। वो बंगला उस अंग्रेज की माँ ने बनवाया था। उसकी माँ अपनी पोती से बहुत प्यार करती थी, मगर वो अंग्रेज उस बंगले को बेचना चाहता था। मगर उसकी माँ उस बंगले को नहीं बेचना चाहती थी, क्योंकि उस बंगले में उसके परिवार की यादें बसी हुई थी। एक दिन वो अंग्रेज अपनी माँ को छोड़कर अपने परिवार के साथ वहां से चला गया। वो बूढ़ी औरत अकेली रह गई। कहते हैं जब वो सालों बाद अपने घर पर लौटा तो उसकी माँ ने उसका दरवाजे पर स्वागत किया, मगर बड़ी ही भयानक शक्ल में और बड़ी ही बेदर्दी से उसने अपनी पोती, अपने बेटे और अपनी बहू को मार दिया। लेकिन वो तो अपनी पोती से बहुत ज्यादा प्यार करती थी ना। उन सबके जाने के बाद वो अकेली पड़ गई। अपना अकेलापन दूर करने के लिए वो शैतान की पूजा करने लगी और इस दौरान उसकी मौत हो गई। मरने के बाद वो ग्रैनी पूरी तरह से शैतान बन चुकी थी। तब से रात में उस बंगले में जो भी जाता है वापस नहीं आता। तभी नकुल के मोबाइल की घंटी बज उठी। फोन नकुल की पत्नी पूजा का था। हेलो पूजा, क्या हुआ? तुम जल्दी से घर आ जाओ नकुल। गोल्डी और दिव्या कहीं नहीं मिल रहे। बस उनके चीखने की आवाजें आ रही है। तुम चिंता मत करो पूजा, मैं अभी आता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ नकुल। नकुल इंस्पेक्टर के साथ सीधे अपने घर पर आ गया। घर के बाहर उसकी पत्नी खड़ी हुई थी। बच्चे कहाँ हैं पूजा? बच्चे अंदर हैं, लेकिन कहीं मिल नहीं रहे हैं। नकुल, बच्चे सही कह रहे थे। मैंने बड़ी भयानक बूढ़ी औरत को देखा जो हथौड़ा पकड़े हुए मुझे घूरे जा रही थी। नकुल पूजा को लेकर इंस्पेक्टर के साथ बंगले के अंदर घुस गया। बंगले के अंदर खूब अंधेरा फैला हुआ था। तभी 2 चमकती हुई आंखें नकुल को दिखाई पड़ी और अचानक लाइट आ गई। सामने का दृश्य देखकर नकुल की आंखें डर से फटी की फटी रह गई। उसके सामने उसके बेटे और बेटी की लाशें कटी फटी हालत में पड़ी हुई थी और सामने बेहद भयानक दिखने वाली बूढ़ी औरत हाथ में हथौड़ा पकड़े हुए खड़ी हुई उन सबको घूर रही थी। यही वो शैतान ग्रैनी है नकुल, अपनी जान बचाकर भागो। इतना बोलकर इंस्पेक्टर वहां से भाग गया। अचानक ग्रैनी हथौड़ा लेकर बिजली की रफ्तार से नकुल और पूजा के सामने आ गई। नकुल और पूजा की चीखें सन्नाटे को चीर गईं। अगले दिन उन चारों की लाशें कटी फटी अवस्था में मिली। शायद उस ग्रैनी की आत्मा नहीं चाहती कि कोई भी रात में उसे तंग करे। रवि की ग्रेटर नोएडा में नई जॉब लगी थी। उसके कॉलेज के 2 दोस्त भी इसी शहर में जॉब करते थे। कंपनी की तरफ से उसको एक घर प्रोवाइड किया गया था। ये घर शहर से काफी दूर एक सुनसान इलाके में था। रवि ने घर में थोड़ा सेटअप किया और फिर डिनर में ऑमलेट बनाकर खाया। फिर उसको प्यास लगी तो
उसने पानी पीने के लिए फ्रिज खोला। अरे एक बोतल भी नहीं है इसमें तो। कहकर उसने वॉश बेसिन का नल खोला तो उसमें भी पानी नहीं आ रहा था। शिट यार, इतनी प्यास लग रही है और यहाँ पानी का जरा भी इंतजाम नहीं है। कहीं आसपास कोई घर भी नहीं है, कहाँ से इंतजाम करूं? ऐसा कहकर उसने खिड़की खोलकर देखा जो कि घर के पीछे की तरफ खुला करती थी। वहां उसको एक कुआं नजर आया। शुक्र है कुआं तो नजर आ रहा है। उसने एक छोटी बाल्टी ली और घर से निकलकर कुएं के पास गया। उसने रस्सी में बंधी हुई बाल्टी कुएं में डाली। जब वापस खींचने लगा तो बाल्टी कहीं अटक गई। उसने कुएं में झांक कर देखा तो उसे वहां एक शख्स नजर आया। ये कैसे हो सकता है? क्या कुएं में कोई है? जब अपनी कोई एक ख्वाहिश आजमा कर देख सकते हो। ये क्या हो रहा है? भला ऐसे कोई कुएं में कैसे हो सकता है जो पानी देने के साथ साथ हमारी ख्वाहिशें भी पूरी करे? ठीक है, मुझे पानी के साथ साथ मुझे सोने की अंगूठी भी भेज दो। ऐसा कहकर उसने रस्सी खींची तो वो आराम से ऊपर आने लगी। जब बाल्टी उसके हाथ में आई तो उसके अंदर कुछ चमकता हुआ नजर आया। ये क्या है? उसने हाथ डालकर उसे निकाल कर देखा तो ये एक सोने की अंगूठी थी। ओह माय गॉड, हाउ इज इट पॉसिबल? अब तक रवि समझ रहा था कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन अपने हाथ में पकड़ी चमचमाती अंगूठी को देखकर अब उसकी आंखें चौंधिया आ गई थी। खैर उसने पानी पिया और फिर वापस अपने घर को पहुंचा। सुबह उठकर जब वो ऑफिस के लिए निकल रहा था तो एक बार उसने खिड़की खोलकर कुएं को देखना चाहा, लेकिन अब वहां कोई कुआं नहीं था। ये सब हो क्या रहा है? क्या यहाँ कोई कुआं था ही नहीं? कहीं रात में मैंने कोई सपना तो नहीं देखा? तभी उसका ध्यान हाथ में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ा। उसको यकीन हुआ कि रात को उसने जो भी देखा वो सपना नहीं था। मुझे इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ऑफिस का पहला दिन है, जल्दी से निकलता हूँ। वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। रात को जब वो वापस आया तो कुआं अपनी जगह पर मौजूद था। ये कुआं तो मायावी लगता है। शायद इसी वजह से दिन में गायब हो जाता है। अब है तो अपने लिए कुछ पैसे मांग लेता हूँ। ऐसा सोचकर उसने बाल्टी को कुएं में फेंका और बोला, मुझे अभी कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए। ऐसा कहकर उसने बाल्टी को वापस खींचा तो उसके अंदर उसको प्लास्टिक बैग में लिपटा एक पार्सल नजर आया। उसमें नोटों की मोटी मोटी गड्डियां थी। अगले दिन रवि जब ऑफिस से घर आया तो उसके मोबाइल पर निशा का कॉल आया। रवि, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ। तुम कई दिनों से नोएडा आ चुके हो और अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलने की जरा भी कोशिश नहीं की। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यार। शिफ्टिंग में लगा था ना, तो बस। तो ठीक है, अब तो फ्री हो ना? हाँ, कल मिलते हैं। ठीक है, कल ऑफिस के बाद मैं और पारुल दोनों तुमको कॉफी शॉप में मिलते हैं, ठीक है? हाँ जरूर। इतने सालों बाद निशा और पारुल से मिल रहा हूँ, कोई अच्छा सा गिफ्ट तो होना ही चाहिए। वो घर से निकलकर कुएं के पास पहुंचा। फिर उसने बाल्टी उसके अंदर डाली और जब खींचने लगा तो वो फिर से अटक गई। मुझे आज एक अच्छा सा सोने का नेकलेस और एक ब्रेसलेट चाहिए। ऐसा बोलकर उसने बाल्टी को ऊपर खींचा तो पानी के साथ साथ सोने का एक भारी भरकम नेकलेस और ब्रेसलेट भी ऊपर आ गया। अरे वाह! रवि बहुत खुश हुआ और उसे लेकर घर पहुंचा। अगले दिन ऑफिस के बाद वो निशा और पारुल से मिला। इतने दिनों बाद कॉलेज की यादें ताजा करके मजा ही आ गया यार। हाँ यार, ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो, है ना? अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तुम दोनों के लिए गिफ्ट्स लेकर आया था। ये कहकर उसने अपने बैग से वो नेकलेस और ब्रेसलेट निकालकर दोनों को एज अ गिफ्ट दे दिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी यार, अभी तो तुमको तुम्हारी पहली सैलरी भी नहीं मिली। अरे रख लो। कुछ देर और बातें करने के बाद वो तीनों अपने अपने घर को पहुंच गए। अब ये टाइम 11 बजे का था। निशा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने रवि का दिया हुआ नेकलेस पहना हुआ था और आईने में खुद को देख रही थी। तभी उसे अपने पीछे कुछ धुआं सा उठता हुआ नजर आया। उसने जैसे ही पलट कर देखा तो वो धुआं एक आकृति लेने लगा और फिर एक भयानक लड़की के रूप में बदल गया। उस लड़की ने निशा का गला पकड़ा और उसको पीछे की तरफ ऐसा धक्का दिया कि निशा का सर ड्रेसिंग टेबल के आईने को तोड़ता हुआ उसके पार हो गया। निशा की गर्दन कट गई और वो जमीन पर ढेर हो गई।
सुबह जब पारुल निशा के घर पहुंची तो उसको निशा की मौत के बारे में पता चला। तभी उसने रवि को कॉल करके उसकी मौत की खबर दी। मैं अभी वहां आ रहा हूं। रवि ने जैसे ही कॉल कट किया उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों में जैसे कोई भारी भरकम चीज पड़ी हुई है। उसने देखा तो उसके पैरों में एक बेड़ी पड़ी हुई थी। सोने की बेड़ी? अब रवि ने देर नहीं की, वो उसी टाइम जाकर पारुल से मिला और उसने उसको सब कुछ बता दिया। रवि, मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है। उस कुएं के बारे में अच्छे से जाने बिना तुमको उससे ख्वाहिशें नहीं मांगनी चाहिए थी। आज रात तुम उस कुएं पर जाओगे तो मैं छिपकर देखूंगी। तुम उससे पूछना कि इस बेड़ी का तुम्हारे पैरों में आने का क्या मतलब है। रात को रवि कुएं पर पहुंचा और पारुल छिपकर सब कुछ देख रही थी। मुझे बताओ कि तुम कौन हो? मेरे पैरों में ये बेड़ी किस लिए आई है? इस कुएं से तुम अपने फायदे के लिए कुछ भी मांग सकते हो, लेकिन जो भी तुम इस कुएं से मांगोगे उसका इस्तेमाल सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अगर तुमने वो चीजें किसी और को दी तो उनको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। इसका मतलब है कि निशा की मौत भी इसी वजह से हुई? हाँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने आज तक जो कुछ भी मुझे दिया सब वापस ले लो। तुम जितनी ख्वाहिशें मांग सकते थे मांग चुके। अब तुमको कोई नहीं बचा सकता। इतना कहते ही एक मोटी जंजीर कुएं से निकली और उसके पैरों में पड़ी बेड़ी में बंध गई। धीरे धीरे जंजीर उसको कुएं की तरफ खींच रही थी। मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तुमको कोई नहीं बचा सकता। तुमने जो कुछ भी लिया है अगर वो सब वापस कुएं में डाल दो तो ही तुम बंधन से मुक्त हो सकते हो। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होगा। सुबह होने से पहले ये बेड़ियां तुमको कुएं के अंदर ले जाएंगी और उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरे साथ इसी कुएं के अंदर रहोगे। अब पारुल ने देरी नहीं की। वो रवि के घर गई और उसने कबर्ड में रखे हुए पैसों का पैकेट निकाला। वो जैसे ही मुड़ी तो पहले से ही भयानक लड़की पीछे खड़ी थी। तभी पारुल ने अपने हाथ में पहना ब्रेसलेट उतार दिया। ऐसा करते ही वो उससे अलग हो गई। फिर पारुल तेजी से घर से निकलकर कुएं की तरफ भागी। पास ही वो लड़की उसको खा जाने की निगाहों से देख रही थी। उसने रवि की उंगली से अंगूठी उतार ली। पारुल ने देर न करते हुए पैसों का पैकेट, ब्रेसलेट और वो अंगूठी कुएं में फेंक दी। वो बहुत जोरों से चिल्लाई। कुएं से पानी ऊपर उठा, एक भंवर सी आई और उस लड़की को अपने साथ कुएं के अंदर ले गई और सब कुछ शांत हो गया। थैंक यू पारुल। ऐसा कहकर रवि उसके गले लग जाता है।